नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संसद में विपक्षी सांसदों का ताबड़तोड़ निलंबन 24 के रण में मुद्दा बन चुका है। मिमिक्री कांड पर चुप्पी साधने वाले अब संसद में स्मॉग अटैक करने वालों को बेचारा और बेरोजगार बता रहे हैं और उस बात को भी तूल दे रहे हैं जिससे जाट और दलित की राजनीति को हवा दी जा सके। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे मंच तो निलंबन के विरोध में सजा, लेकिन शुरू जाति की राजनीति हो गई। रोजगार उससे छीन लिया है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं। निलंबन नकल से क्या 24 का हल निकलने वाला है? क्या मिमिक्री करने वालों के लिए माफी नहीं, विरोध ही काफी है? या फिर दिल्ली में हुई बैठक के बाद विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए था ताकि सरकार को घेरा जा सके? ये सवाल भले ही आम हो, लेकिन इसके पीछे का मकसद काफी गहरा है। ये तस्वीर गवाही दे रही है कैसे विपक्षी नेता निलंबन को मुद्दा बनाकर 24 का बिगुल फूंक चुके हैं, कैसे सदन की लड़ाई को सड़क पर ला चुके हैं ताकि उपराष्ट्रपति के अपमान को नजरअंदाज कर खुद को चुनावी अंदाज में परोसा जा सके। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। राहुल गांधी सदन की सुरक्षा में चूक पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सवाल जायज भी है। पीएम मोदी भी इस घटना को गंभीर मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने घटना की निंदा करने के साथ ही आरोपियों को बेचारा बताया, बेरोजगारी से घटना को जोड़ा, वो बेहद गंभीर है क्योंकि आरोपियों के खिलाफ यूएपीए धारा के तहत मुकदमा दर्ज है जो काफी गंभीर है। ऐसे में राहुल गांधी सदन पर स्मॉग अटैक करने वाले को बेरोजगार बताकर उनकी तरफदारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी मंच से कांग्रेस अध्यक्ष ने जाति वाला दांव भी चल दिया और मौका दे खुद को दलित बता दिया। हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? यानी जिस मंच पर निलंबन की बात होनी थी, उस मंच पर अब जाति, धर्म और अपराधियों को बेरोजगार बताने की बात होने लगी और मिमिक्री कांड में खुद की फजीहत से बचने के लिए सहयोगियों के साथ इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतर आए। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि शीत सत्र से शुरू हुई सियासी गर्मी 24 तक खिंच जाएगा। वहीं बीजेपी विपक्ष के एक एक प्रायोजित एजेंडे को अब जनता के सामने ला रही है। इसमें बार बार बात करने के बावजूद भी कोऑपरेशन के बदले में तो उन्होंने ये जो उनको बहाना चाहिए था, क्योंकि 4 तारीख से जब सेशन शुरू हुआ तब इन लोगों को कोई प्रोटेस्ट करने के लिए, वेल में आने के लिए कोई बहाना नहीं मिला था। तो बहाना न मिलने के कारण तो चर्चा शुरू की थी और जो चुनाव का परिणाम आया था, उन चुनाव का परिणाम भी इधर पार्लियामेंट में भी इसका असर दिख रहा था। तो एक तरह डेस्परेट थे। तो दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी अपने अपने राज्यों में निलंबन को मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर चुके हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। लेकिन जिस तरह यूपी का जाट समाज उपराष्ट्रपति के अपमान पर लामबंद है, विपक्ष के खिलाफ उग्र है, ऐसे में अखिलेश और जयंत की जोड़ी को भी झटका लगने वाला है।
क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसानों को साधने के लिए खड़गे का जाति वाला दांव उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोजगार उससे छीन लिया है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। हिंदू, सनातन और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अब ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने की कोशिश में है। खुद अखिलेश यादव ब्राह्मण महापंचायत कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और उससे पहले सपा दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स भी लग रहे हैं। यानी अब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ब्राह्मण दांव की काट खोजने की मुहिम शुरू कर दी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया। ये यात्रा, इसमें सब शामिल हैं। महासभा ने इतना बोल दिया कि देश की बेहतरी को देखते हुए उस समय लोगों ने दबाव में आकर के देश का बंटवारा किया। हिंदुत्व और सनातन पर सवाल उठाने वाले, ब्राह्मणवाद को विश्व बताने वाले स्वामी मौर्य की पार्टी में अब ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हो रहा है। अपने एजेंडे में पिछड़े, दलित और सिर्फ अल्पसंख्यक को शामिल करने वाले अखिलेश अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और ठीक उसी राह पर चल रहे हैं जहां बीजेपी कोसों दूर निकल चुकी है, कई मंजिलें पार कर चुकी है। अब उसी मंजिल में दीवार बनने के लिए समाजवादी पार्टी नया प्रयोग करने जा रही है। 24 दिसंबर को एसपी ब्राह्मण महापंचायत करेगी। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में ये कार्यक्रम होगा। ब्राह्मण समाज के लोगों को कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। मुख्य अतिथि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। पीडीए के साथ ब्राह्मणों को भी साधने की तैयारी है। सपा दफ्तर में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का जमावड़ा होने वाला है। इसके लिए अभी से बैनर, पोस्टर लगने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात पर अब ब्राह्मणों का बड़ा दांव चल दिया गया है। अभी हाल ही में ब्राह्मणों के महाकुंभ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए थे, तो अब ये यूपी के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर होर्डिंग देखिए, महाब्राह्मण महापंचायत, जो एक महाब्राह्मण समाज और राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी की ओर से आयोजित की जा रही है। और होर्डिंग के मुताबिक इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिलेश यादव होंगे। दरअसल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी की नजर अब ब्राह्मण वोटरों पर है, क्योंकि जिस तरह स्वामी मौर्य ने ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व को निशाना बनाया था, उस पर मिट्टी डालने के लिए ब्राह्मणों का ही मंच तैयार हो रहा है, जिसके जरिए अखिलेश यादव नया दांव चलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पीडीए में ए का मतलब आगरा भी बताया था। ये यात्रा, इसमें सब शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधे आबादी की भी बात कर रहा है। तो क्या ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी नेता स्वामी मौर्य की टिप्पणी को भूल अखिलेश को कबूल करेंगे, या फिर ये बैनर, पोस्टर सिर्फ सजावट है, क्योंकि आगे और भी रुकावट है। प्रदेश और देश की जनता को जाति और धर्म के खांचे में बांटकर राजनीति करना चाहती है। जाति विभेद पैदा करके अपना काम निकालना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 2014 से ही धर्म और जाति की राजनीति करने वालों को हाशिए पर डाल दिया है। अब उत्तर प्रदेश विकास की नीति पर चल रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है और जो भी कुछ हुआ है, समाजवादी ने ब्राह्मणों के लिए बहुत किया। अगर पिछड़ों के लिए किया है तो अगड़ों के लिए भी किया। चाहे समाजवादी पेंशन रहा हो, चाहे रोजगार के मामले में रहा हो, सबको समान अवसर दिया। लेकिन उसके बाद भी पिछड़ों के आरक्षण की बात हम करते हैं। वैसे बीजेपी कुछ दिनों पहले ही ब्राह्मण महाकुंभ सम्मेलन का आयोजन करवा चुकी है, जिसमें सीएम योगी के साथ तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण महापंचायत के कार्यक्रम पर अब सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक जारी है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों समेत सभी मोर्चों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। दोपहर 3 बजे शुरू हुई बैठक कल शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसका नेतृत्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। इसमें यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान, सभी मोर्चों के कार्य, इसके अलावा विधानसभा चुनाव समीक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। पवन, इस मंथन में किन बातों पर फोकस रहने वाला है? देखिए, ये जो बैठक है 2 दिवसीय अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है। इसके पहले सत्र में लगातार जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो उसका शुभारंभ कर रहे हैं। तकरीबन 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचेंगे और बैठक को संबोधित करेंगे। अगर उसकी बात करें पूरे कार्यक्रम की, तो इसमें सबसे पहले जो है वो जो संगठन महामंत्री है राष्ट्रीय पार्टी के बीएल संतोष, वो नए पदाधिकारियों का परिचय कराएंगे। उसके बाद में जो कई सारे कार्यक्रम पार्टी आगामी दिनों में करने वाली है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो उसको लेकर जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जानकारी देंगे। उसके साथ साथ जिस तरह से पूरे देश भर में बीजेपी ने सभी लोकसभाओं में अपने विस्तारक भेजे हुए हैं, तो विस्तारकों को लेकर जो राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल हैं वो उसकी जानकारी देंगे कि विस्तारकों को कौन कौन सी लोकसभा क्षेत्रों में भेजा जा चुका है, अभी कहां नहीं भेजे हैं, कहां कितना काम प्रगति पर है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ पूरे देश भर में प्रधानमंत्री ने सभी लोकसभाओं में कॉल सेंटर स्थापित करने की बात कही थी, तो वो कॉल सेंटर स्थापित करने का काम कहां तक पहुंच चुका है उसकी जानकारी जो पार्टी के आईटी के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय वो देंगे। उसके साथ साथ किस तरह से नमो ऐप काम कर रहा है, तो नमो ऐप के बारे में जानकारी कुलजीत चहल देंगे। ये सब कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा आज की बैठक में की जाएगी। उसके साथ साथ आगामी दिनों में किस तरह से पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर नए कार्यक्रम शुरू करेगी, इसको लेकर मंथन होगा। आप नजर बनाए रखिए पवन, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सीएम योगी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारी से स्टेशन का नाम बदलने की इच्छा जताई है। उन्होंने अयोध्या स्टेशन का नाम अयोध्या धाम स्टेशन करने की बात कही है। सीएम योगी ने रेल अधिकारी से यह इच्छा जताई, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन नाम करने की इच्छा जताई। अयोध्या स्टेशन का नाम बदल सकता है। रेलवे अफसर के सामने सीएम योगी ने यह इच्छा जताई, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इसका नाम हो, ऐसा मुख्यमंत्री योगी ने बतौर इच्छा अपनी बात रखी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत सीतापुर के संघ कार्यालय पहुंचा और इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। अयोध्या से आए अक्षत को सभी ब्लॉक्स पर भेजा गया। ये अक्षत प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के तौर पर बांटे जाएंगे। संगम की धरती पर जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी 27 दिसंबर को प्रयागराज आ सकते हैं। सीएम योगी ने संभावित दौरे को लेकर तमाम अधिकारियों के द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अफसर सीएम योगी के दौरे की तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी यहां पर महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे और इसके अलावा महाकुंभ की तैयारी को लेकर हो रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि योगी सरकार महाकुंभ 2025 को 2019 की तर्ज पर आयोजित करना चाहती है और सरकार की मंशा है कि 2019 से भी दिव्य और भव्य महाकुंभ आयोजित किया जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एपेक्स कमेटी का गठन किया गया था, उसके करीब 6 बैठकें पूर्ण हो गई हैं। सभी बैठकों में करीब 3700 करोड़ की योजनाओं का करीब 250 योजनाओं की स्वीकृति मिली थी और विभिन्न स्तर से वो अभी गतिमान हैं। ज़्यादातर में कार्य प्रारंभ हो गया है और कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उसका लगातार हमारे द्वारा अच्छे प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के माध्यम से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन किया जा रहा है, स्वयं मेला प्राधिकरण द्वारा अपने लैब के माध्यम से सैंपल टेस्टिंग किया जा रहा है और लगातार इसको सुनियोजित तरीके से जब पर्ट चार्ट से मॉनिटर करते हुए समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फैक्ट्री में रात भर जीएसटी की छापेमारी चली। जीएसटी विभाग के 20 से ज्यादा अफसर टीम में शामिल थे। छापेमारी में भारी मात्रा में कच्चा माल, तैयार माल और पैकिंग रैपर मिला है। अब स्टॉक का मिलान कराया जा रहा है। जीएसटी के अधिकारी पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ई इनवॉइस और आईटीसी में अंतर मिला है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी जांच में जुटे हैं। अमरोहा में नगर पालिका परिषद के ईओ ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के गोदाम पर छापेमारी करते हुए 20 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की है। इसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है और इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, प्रदेश में सिंगल यूज पॉलिथीन पूरी तरह से बैन है। अमरोहा में जितने भी पॉलीथीन कार्रवाई हुई है, उन पॉलीथीन कार्रवाइयों में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पूरे जखीरे हैं, पूरा गोदाम हम लोगों ने किया है, जिसकी कीमत जो है, सामान जो जब्त किया है, इसमें आपके दोने हैं, प्लास्टिक के चम्मच हैं, आपके जो है थर्माकोल बने हुए प्रोडक्ट हैं, उनकी थालियाँ हैं, पॉलीथीन है, तो इनकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए होगी। और टोटल जो माल यहाँ पे जो है, उस माल का जो वजन हम लोग बाकायदा धर्म कांटे पे जाके कराएंगे और इस माल का वजन जो होगा वो मुझे लगता है 20 कुंटल के आसपास ही होगा। गुरुवार देर रात रामनगर के मोहान में एक बाघ एक रिजॉर्ट के अंदर आ गया। बाघ यहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो देखने के बाद लगता है कि बाघ कुछ घायल है और इस वीडियो के सामने आने के बाद से लोगों के अंदर अब बाघ का डर बना हुआ है। तो ये बाघ है जो कि एक रिजॉर्ट के अंदर चहलकदमी करता दिखा। हालांकि कहा जा रहा है कि ये बाघ घायल अवस्था में था, लेकिन लोगों ने जब से इस वीडियो को देखा है वो दहशत से भर गए हैं। मैनपुरी में चौकी पर पूछताछ के लिए लाया गया चोर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पहले पुलिस इस मामले को दबाती रही, लेकिन मामला संज्ञान में आने पर एसपी ने जागीर चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया। इसके अलावा होमगार्ड के खिलाफ विभाग को रिपोर्ट भेजी। बता दें कि एलाऊ थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 17 दिसंबर को एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। चौकी में उससे पूछताछ हो पाती, इससे पहले ही चोर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। मामला सामने आने के बाद एसपी ने जांच कराई तो लापरवाही सामने आई। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी ने प्रभारी समेत पूरी चौकी को लाइन हाजिर किया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। कांस्टेबल और एक गार्ड पकड़ के लाए थे और इनकी पूछताछ की जा रही थी और उसी दौरान वो भाग गया और इनकी लापरवाही के कारण ये घटना हुई और उससे ना तो सामान की रिकवरी हो पाई और ना पूरी तरह से पूछताछ हुई, जिसके कारण इनकी लापरवाही के कारण चौकी इंचार्ज, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो होमगार्ड है तो उनके विभाग को लिखा गया है उनकी कार्रवाई के लिए और इन सब के विरुद्ध विभागीय प्रारंभिक जांच कराई जा रही है। हमीरपुर में क्लास 5 के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर गई। वो बेहोश होकर गिर गया। आनंद फानन में पुलिसकर्मी उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये कैदी पंकज, जिसको 2020 में राजकीय रेलवे पुलिस ने हत्या के बाद शव को छिपाने के मामले में जेल भेजा था। इसी मामले में उसे पेशी के लिए कोर्ट लाया गया, लेकिन कोर्ट में पहुंचने से पहले उसने पुलिस कर्मियों से बचाकर जेब से कांच के टुकड़े निकाले और उन्हें निगल गया। मथुरा में ढाबा कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात जैत थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई। हत्या के बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी तादाद में थाने पर इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ढाबा मालिक पर हत्या का आरोप है। वारदात के बाद से ढाबा मालिक मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये जो इस पर है आगरा मथुरा रोड पर थाना जैत में एक राधा रानी ढाबा है। उस ढाबा में एक जो वेटर काम करने वाले थे उनको गोली लगने की सूचना मिली थी। उस पर पुलिस वहाँ मौके पर गई, उनकी डेथ हो गई थी। अब इसमें पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। पोस्टमार्टम और विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।